Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we just don't repeat the headlines. We slow down, zoom out और वो बातें करते हैं जो यूजुअली शोर में कहीं खो जाती हैं। आज का एपिसोड दो मुख्तलिफ कहानियाँ लेकर आया है, लेकिन दोनों ही एक चीज़ पर कॉन्वर्ज करती हैं, पावर। एक तरफ इकोनॉमिक पावर, फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स और सवाल कि क्या पाकिस्तान टेक मैप पर अपनी जगह बना पाएगा। दूसरी तरफ लीगल पावर, लॉ बुक्स, पीनल कोड्स और सवाल कि जब स्टेट खुद राइट्स रीडिफाइन करे तो इंसाफ का मतलब क्या रह जाता है। आज हम बात करेंगे एक पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग हब की और एक कंट्रोवर्शियल पीनल कोड की। एक स्टोरी फ्यूचर बिल्ड करने की है और एक स्टोरी राइट्स रिस्ट्रिक्ट करने की। नंबर्स भी होंगे, लॉ भी होगा और रियलिटी चेक भी। लेट्स बिगिन। आज की न्यूज़ सिर्फ एक कॉरपोरेट अनाउंसमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के टेक फ्यूचर का पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट है। ऑफिशियल्स के मुताबिक एप्पल ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नए मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में आईफोन रिलेटेड ऑपरेशंस स्टार्ट करने के लिए प्लान बना लिया है। लेकिन ये बात क्लियर कर दें कि ये अभी फुल स्केल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये इनिशियल फेज में फोकस होगा 2 से 3 साल पुराने आईफोन्स की रीफर्बिशमेंट पर, मतलब कि रिपेयर, क्वालिटी टेस्टिंग, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट और फिर इन डिवाइसेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन टारगेट क्या है? पहले साल में तकरीबन $100 मिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू। ये मॉडल नया नहीं है। एप्पल ने इंडिया और इंडोनेशिया में भी रीफर्बिश फर्स्ट अप्रोच इस्तेमाल की थी। पहले वर्कफोर्स को ट्रेन करें, प्रिसीजन और क्वालिटी कंट्रोल सिखाएं और फिर कॉम्प्लेक्स असेंबली की तरफ जाएं। गवर्नमेंट ने भी डील अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। कंसेशनल लैंड भी दी जाएगी। 8% परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा जो नॉर्मली 6% होता है। हाई एंड फोन्स पर 6% एक्सपोर्ट लीवी लगाया जाएगा, यानी एक 62 बिलियन रुपीस का टेक्नोलॉजी फंड बनाया जाएगा जो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगा। और सबसे एम्बिशियस टारगेट ये है कि लोकल पार्ट्स यूजेज को 12% से सीधा बढ़ाकर 35% पर लाया जाएगा, वो भी पहले साल में, और लॉन्ग टर्म में 50% तक लेकर जाने का इरादा है। ये सिर्फ एप्पल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी है। चाइना का मॉडल देखें, वहाँ पर हज़ारों छोटी सप्लायर कंपनीज इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान में अब वो चेन डेवलप नहीं हुई है, इसीलिए चाइनीज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी कम नहीं है। सबसे पहले रिलायबल बिजली चाहिए, फास्ट लॉजिस्टिक्स चाहिए, पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहिए और कम से कम 10 साल की गारंटी भी चाहिए। 2026 में यूज्ड मोबाइल फोन्स पर टोटल इंपोर्ट बैन प्रपोज किया गया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा सेकेंड हैंड आईफोन मार्केट पर। प्राइसेस शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हो सकती हैं, लेकिन मिड टर्म में आप असेंबल्ड इन पाकिस्तान या रिफर्बिश्ड एक्सपोर्ट ग्रेडेड आईफोन्स देख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वारंटी के साथ। ये हेडलाइन सुनकर ये ना एज्यूम करें कि कल से आईफोन 17 पाकिस्तान में बनने लग जाएगा। ये एक स्लो फेस्ड कैलकुलेटेड एंट्री है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट स्टेबल रहा, अगर लोकलाइजेशन जेन्युइनली 30 से 50% तक पहुंच गई, तो पाकिस्तान सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी बन सकता है। इस वक्त ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेरिमेंट है। सक्सेस हुआ तो ये टेक लैंडस्केप को भी चेंज कर सकता है, और अगर फेल हुआ तो ये एक पॉलिसी अनाउंसमेंट बनकर रह जाएगा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी स्टेबिलिटी दे पाएगा, या फिर ये भी एक एम्बिशियस फाइल प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा, और इसका फैसला वक्त करेगा। अफगानिस्तान न्यू पीनल कोड, ये क्या जेंडर अपार्थाइड का फाइनल चैप्टर है? आज का ये सेगमेंट थोड़ा सेंसिटिव है और ये सिर्फ अफगानिस्तान का इशू नहीं, पूरे रीजन के लिए एक वार्निंग साइन भी है। तालिबान ने 2026 में एक नया
90 पेज पीनल कोड इंट्रोड्यूस किया है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस को इफेक्टिवली लीगल कवर देता है और ख़वातीन के लीगल राइट्स को सिवियरली रिस्ट्रिक्ट करता है। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने इसे जेंडर अपार्थाइड की तरफ एक इंस्टीट्यूशनल स्टेप करार देते हुए इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। अर्ली 2026 में तालिबान लीडरशिप ने एक 90 पेजेस पीनल कोड इंट्रोड्यूस किया है जिसे ह्यूमन राइट्स ने जेंडर अपार्थाइड का फाइनल ब्रेक कहा है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली रिस्ट्रिक्शंस थी, वो ज़्यादातर वर्बल डिक्रीज या प्रोविंशियल ऑर्डर्स होते थे, लेकिन इस दफ़ा सब कुछ रिटन लॉ का हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन इसका सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट क्या है? वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस का लीगल फ्रेमवर्क। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोड के आर्टिकल 32 में ये डिफाइन किया गया है कि एक शौहर तब तक क्रिमिनल कंसिडर नहीं किया जाता जब तक वो फिजिकल बीटिंग से ब्रोकन बोन या ओपन वुंड या विजिबल फ्रैक्चर को प्रूव ना करे। अगर सिवियर इंजरी प्रूव हो भी जाए तो मैक्सिमम पनिशमेंट रिपोर्टेडली सिर्फ 15 दिन तक की इम्प्रिजनमेंट है। यहाँ पर एक और लीगल बैरियर भी आता है। अगर कोई औरत कंप्लेंट फाइल करना चाहे तो यूजुअली फुली वेल्ड कोर्ट में उसे अपेयर होना होगा और वो भी किसी महरम के साथ। अगर हस्बैंड ही एलिजेड अब्यूजर हो तो प्रैक्टिकली कंप्लेंट रजिस्टर करना ही इम्पॉसिबल हो सकता है। ये कोड रिपोर्टेडली सोसाइटी को हायरार्कल टायर्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्लेरिक्स, एलीट्स, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। पनिशमेंट सिवियरिटी एलिजिडली स्टेटस पर डिपेंड करती है, क्राइम पर नहीं। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ख़वातीन एजुकेशन और पब्लिक ऑफिस से लार्जली आगे ही बैंड हैं और वो ऑटोमेटिकली लोअर टायर में प्लेस हो जाती हैं जहां कॉर्पोरल पनिशमेंट का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर मूवमेंट कंट्रोल। आर्टिकल 34 के मुताबिक मैरिड ख़वातीन अगर अपने रिलेटिव से हस्बैंड की परमिशन के बगैर मिलने जाएं तो उसे प्रिजन सेंटेंस फेस करना पड़ सकता है। अपोस्टेसी प्रोविजंस भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि अगर कोई औरत लीविंग इस्लाम का एक्यूजेशन फेस करे तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिपीटेड फ्लॉगिंग का क्लॉज उस पर अप्लाई हो सकता है, जिस पर लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे वेग मॉरल पुलिसिंग का टूल कहा जा रहा है क्योंकि मॉरल क्राइम्स क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए। इस लीगल स्ट्रक्चर का एक हेल्थ इम्पैक्ट भी सीरियस कंसर्न बन रहा है। रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि कुछ क्लिनिक्स एलिजिडली ख़वातीन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि जो मेल गार्डियन के बगैर आती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस सब पर वार्न कर रही हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली राइज कर रही है और इमरजेंसी केसेस में एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। इसके साथ ही साथ 2009 का एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लॉ रिपोर्टेडली रिपील हो चुका है, जो फोर्स्ड मैरिज और जेंडर बेस्ड वायलेंस को क्रिमिनलाइज करता था। इस पर अब ग्लोबल रिएक्शन देखिए। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल्स ने इन डेवलपमेंट्स को टेरिफाइंग डिस्क्राइब किया है। रीम अल सलाम ने इसे सिस्टेमिक रोल बैक कहा है। ऑर्गेनाइजेशंस जैसा कि मलाला फंड और रवादारी आईसीसी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रही हैं। ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी डिबेट नहीं है, ये एक ब्रॉडर लीगल सवाल है कि क्या ये फ्रेमवर्क इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के साथ किसी भी हद तक कंपेटेबल है। रियलिटी चेक तो ये है कि जब लॉ खुद इनइक्वालिटी को कोडिफाई कर रहा है तो जस्टिस सिस्टम एक्सेस भी नैरो हो जाता है। अब अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है। इंफॉर्मेशन फ्लो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लेकिन ग्लोबल डिस्कोर्स अब सिर्फ रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहा। अब इस पर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन। आज का सवाल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, क्या इंटरनेशनल प्रेशर भी कोई रियल इम्पैक्ट डाल सकता है या लीगल शिफ्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज बन चुका है। ये सेगमेंट अनकंफर्टेबल है, लेकिन इग्नोर करना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तारीख हमेशा दिखाती है कि जब राइट्स रिटन लॉ से पहले ही ख़त्म कर दिए जाते हैं और दुनिया का रिएक्शन भी रिकॉर्ड होता है
तो डिस्कशन ओपन है। आज के एपिसोड ने हमें दो एक्सट्रीम्स दिखाए। एक मुल्क पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी के जरिए अपना इकोनॉमिक फ्यूचर रीराइट करना चाहता है, और एक मुल्क अफगानिस्तान जहां लॉ खुद सोसाइटी का स्ट्रक्चर रीडिफाइन कर रहा है। एक तरफ सवाल है कि क्या पाकिस्तान पॉलिसी स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर देकर प्रोड्यूसर बन सकता है, और दूसरी तरफ सवाल ये है कि जब लॉ में इनइक्वालिटी लिख दी जाए तो इंसाफ की जगह फिर कितनी रह जाती है। डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी से मेजर नहीं होती और गवर्नेंस सिर्फ कंट्रोल से डिफाइन नहीं होती। हिस्ट्री उन मुल्कों को याद रखती है जो प्रोग्रेस को एक्सपेंड करते हैं और उन सिस्टम्स को भी जो राइट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आज का डिस्कशन यही ख़त्म नहीं होता। आप क्या सोचते हैं, इकोनॉमिक लीप या पॉलिसी गैम्बल, लीगल रिफॉर्म्स या फिर ह्यूमन राइट्स क्राइसिस? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।